नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश, जिसमें आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान में हो रही प्रचंड जंग की। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं रही। अब इस युद्ध में कूद चुका है दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल वाकई अस्तित्व के संकट में था या अमेरिका को बस एक मौका चाहिए था इस लड़ाई में उतरने का। क्या ईरान की जवाबी कार्रवाई इतनी जबरदस्त थी कि इजराइल अकेले नहीं संभाल पा रहा था? और सबसे अहम, जब इजराइल पर मिसाइलें बरस रही थी तब वॉशिंगटन में खामोशी क्यों थी? इस सब के बीच भारत कहां खड़ा है? क्या भारत की तटस्थ नीति इस बार भी वैश्विक मंच पर संतुलन कायम रख पाएगी? और क्या यह जंग सच में ईरान के परमाणु कार्यक्रम की है या सिर्फ एक और इराक दोहराया जा रहा है? आज की स्पेशल रिपोर्ट में जानिए युद्ध, राजनीति और रणनीति की परतों के पीछे छिपी असली कहानी। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। ईरान और इजराइल के बीच छिड़े इस युद्ध ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। अब इस टकराव में अमेरिका खुलकर कूद चुका है। सवाल यह उठता है, क्या इजराइल वाकई अस्तित्व के संकट में था? क्या ईरान का पलटवार इतना जबरदस्त था कि इजराइल अकेले नहीं संभाल पा रहा था? इससे बड़ा सवाल यह भी है कि अमेरिका ने आखिर इतने समय तक इंतजार क्यों किया? जब इजराइल लगातार हमलों की चपेट में था तब वॉशिंगटन में चुप्पी क्यों थी? क्या अमेरिका खुद अपने घर में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमले की सहमति नहीं बना पा रहा था? अमेरिकी खुफिया एजेंसी की पूर्व अधिकारी तुलसी गवार्ड ने दावा किया था कि ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा, लेकिन बाद में उन्होंने भी राष्ट्रपति ट्रंप के सुर में सुर मिलाया। क्या अमेरिका ईरान पर हमले का बहाना ढूंढ रहा था? इस हस्तक्षेप से अमेरिका ने एक ओर तो इजरायल को आश्वस्त कर दिया है कि अमेरिका पूरी तरह उसके साथ है, और दूसरी ओर इस क्षेत्र को भी सूचना दे दी है कि वो ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसे बिल्कुल ही नष्ट करना चाहता है। और एक और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम नष्ट होने से जो अरब देश हैं इस इलाके के, उन्हें खुशी ही होगी। बोलेंगे नहीं, वो इजराइल की निंदा करेंगे, अमेरिका की निंदा करेंगे, लेकिन उनमें से कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें भी डर था कि ईरान यदि परमाणु बम बनाता है तो उसका इस्तेमाल वो उनके खिलाफ भी कर सकता है। और अमेरिका की तो पुरानी दुश्मनी है ईरान के साथ, क्योंकि आपको याद होगा जब ये क्रांति आई थी, जब ये सत्ता में आए थे ये लोग, सुप्रीम लीडर और इस्लामिक पार्टी, तो उस समय अमेरिकी दूतावास पर कब्जा हुआ था और बंधक बनाए गए थे। बहुत एक साल से ऊपर करीब वो थे। तो अमेरिका की पुरानी दुश्मनी ईरान के साथ है। ईरान की मिसाइल क्षमता और रीजनल नेटवर्क जैसे हिजबुल्ला और हूती इजराइल के लिए लंबे समय से एक चुनौती रहे, लेकिन इस बार के हमले असाधारण पैमाने पर ईरान की जवाबी कार्रवाई से इजराइल के सुरक्षा डोम धराशायी हो गए। उसका सबसे हाईटेक सुरक्षा तकनीक का मिथ भी टूट गया। उनके पास कोई सेना जो है, तो ये तो ऐसे ही अब युद्ध है जिसमें सेनाओं का तो इस्तेमाल ही नहीं होता। यहाँ तो हवाई जहाज़ और मिसाइल्स और नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर जिसको बोलते हैं वो हो रहा है। तो ईरान के पास कुछ मिसाइलें हैं, वो क्या सिर्फ इजराइल के ऊपर दागेंगे कि या वो अमरीकी जो अड्डे हैं उनके ऊपर भी दागेंगे? अमरीकी जो युद्धपोत हैं समुद्र में उनके ऊपर दागेंगे? और अगर वो ये करते हैं तो फिर अमेरिका किस तरीके का प्रहार करेगा उनके ऊपर? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी के साथ साथ अगर वो अमरीकी अड्डों के ऊपर जो बाकी अरब दुनिया में है वहाँ पर अगर हमला करते हैं तो क्या ये जो युद्ध है ये और ज़्यादा इसका फैलाव होगा या नहीं होगा? दरअसल अमेरिका के लिए मध्य पूर्व में सैन्य हस्तक्षेप एक पैटर्न बन चुका है। इराक, अफगानिस्तान और अब ईरान। लेकिन हर बार एक नया नैरेटिव रचा जाता है। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। भारत, जो कि ईरान से तेल लेता है और इजराइल के साथ रक्षा और टेक्नोलॉजी में साझेदारी करता है, एक कूटनीतिक दुविधा में पड़ जाएगा। दुनिया का बहुत सारा तेल जो है, लगभग 30-35% जो दुनिया का तेल है समुद्री रास्ते से सारी दुनिया में फैलता है।
अगर वो वहाँ पर कोई अड़चन लगाता है या रोक देता है या उस सारे वाटरवे को ब्लॉक कर देता है, तो फिर तो सारी दुनिया के ऊपर असर पड़ता है, भारत के ऊपर भी असर पड़ता है। और फाइनली हमारे लोग रहते हैं खाड़ी के देशों में, और अगर युद्ध फैलता है तो उनके ऊपर अगर कोई आंच आती है तो फिर भारत सरकार की ये जिम्मेदारी हो जाएगी उनको निकाला जाए। ईरान से तो निकाल सकते थे क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है ईरान में, लेकिन जो खाड़ी के देश हैं वहाँ तो बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, तो कैसे निकालेंगे उनको? तो बहुत प्रॉब्लम्स तो हैं। और फाइनली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर ईरान के अंदर जो पहले हम देख चुके हैं सीरिया में, लिबिया में, इराक में, कोई तख्ता पलट का खेल चलता है और वहाँ पर एक गृह युद्ध वाली स्थिति पैदा हो जाती है, तो फिर ये सारा का सारा खित्ता अस्थिर हो जाएगा। और वो जो अस्थिरता है वो भारत की तरफ भी आएगी, हमारे नेबरहुड में आएगी। भारत की छवि एक शांति दूत राष्ट्र की रही है। G20 के अध्यक्ष रहते भारत ने दुनिया को समाधान का रास्ता दिखाया। अब भी भारत चाहे तो सीज फायर के लिए सार्थक कोशिश कर सकता है। तो क्या भारत एक बार फिर वैश्विक मंच पर संतुलन की मिसाल बनेगा? अमेरिका का युद्ध में आना युद्ध की दिशा तय करेगा? क्या ईरान सच में परमाणु हथियार की तरफ बढ़ रहा है या ये एक और इराक दोहराया जा रहा है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में शायद मिल पाए। लेकिन एक बात तो तय है, इस युद्ध से ईरान और इजराइल दोनों में भयंकर तबाही होने वाली है और इस युद्ध से अमेरिका एक बार फिर अपना उल्लू सीधा करने वाला है। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। तो ईरान और इजराइल में प्रचंड वॉर चल रही है और दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन ये जंग और प्रचंड तब हो जाती है जब देश की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहे जाने वाले अमेरिका की एंट्री होती है। ट्रंप कह चुके हैं ईरान को शांति का रास्ता अपनाना चाहिए, लेकिन इस दौरान ईरान की तरफ से भी कई सारी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि ये जंग किस ओर जा रही है और इसमें भारत की मध्यस्थता के क्या मायने हो सकते हैं। हमारे साथ पैनल बैठ रहा है, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। रक्षा विशेषज्ञ पीसी थपलियाल हमारे साथ हैं। थपलियाल साहब, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। रक्षा विशेषज्ञ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी जी। त्यागी साहब, बहुत स्वागत आपका। और विदेश मामलों के जानकार हैं हमारे साथ अनुपम तिवारी जी। अनुपम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। विदेश मामलों के एक और जानकार राजेश भारती हमारे साथ हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ निपुण आलम बायन जी। आलम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत निपुण जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप किस तरीके से इस जंग को देखते हैं? एक तरफ इजराइल, ईरान दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने एंट्री कर दी है। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप स्पष्ट कर चुके हैं न्यूक्लियर वॉर वो नहीं चाहते, शांति चाहते हैं। ईरान को भी शांति देखना चाहिए, शांति की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इस दौरान क्या भारत अब मध्यस्थता करेगा? क्योंकि उम्मीद जताई जा रही थी अमेरिका से, लेकिन अमेरिका अब खुद युद्ध में कूद पड़ा है। तो ऐसे में अब क्या भारत सीज फायर की पहल करेगा? निपुण जी। नहीं, देखिए, भारत से उम्मीद भी की जा रही है। हम देख रहे हैं ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, वैसे उन्होंने बात भी की है पीएम मोदी से, और कोशिश पूरे हम लोग अंदर भी देख रहे हैं, भारत के अंदर भी देख रहे हैं, विपक्ष भी कह रहा है, लोग भी कह रहे हैं। लेकिन भारत मध्यस्थता कब करेगा? क्या दोनों पार्टी जिन कंडीशंस की बातें चल रही हैं, देखिए, इजराइल का कंसर्न दो है। इजराइल के कंसर्न पहला ये है कि ईरान जो है वो एटॉमिक वेपन ना बनाए। लेकिन क्या इजराइल इस तरह का कमिटमेंट करने को तैयार है कि वो एक लिमिट से ज्यादा जो यूरेनियम है उसका संवर्धन नहीं करेगा? लगता नहीं है, क्योंकि जब हम देखें IAEA की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने इस बात को कहा कि उसने उस लिमिट से ज्यादा बना लिया है। तो जब उस लिमिट से ज्यादा वो आपका संवर्धन कर रहा है तो उसके नजदीक है, तो इजराइल की ये कहीं ना कहीं उसके एक अस्तित्व का प्रश्न बन जाता है। और आप देखिए, बड़ा पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर करीब 57 कंट्री इस्लामिक वर्ल्ड के हैं, कोई भी देश आज ईरान के साथ नहीं खड़ा है। ऐसा क्यों? पाकिस्तान ने एक बार थोड़ा बहुत बीच में दिखाई भी दी, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा
खुद ही क्लियर कर दिया गया कि मैं इस वॉर में साथ में नहीं हूँ। हम्म। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो स्थिति है उस स्थिति में भारत क्या कर सकता है। इसराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इसराइल का कहना यह है कि मैं ईरान के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं अगेंस्ट हूं प्रेजेंट गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट कई बार ये कहती है कि हम इसराइल को खत्म कर देंगे। कई बार खamenei के भाषण को आप सुनेंगे, वो वही भाषा का प्रयोग करती है जो भाषा का प्रयोग पहले कभी गल्फ के और कंट्रीज किया करते थे। लेकिन आज वो गल्फ के सब कंट्रीज ईरान को, वो इसराइल को मान्यता लगभग देख चुके हैं। चाहे हम जॉर्डन की बात करें, इजिप्ट की बात करें, बहरीन की बात करें, यूएई की बात करें, तो वो देश तो जब मान्यता दे चुके। ईरान आज 79 पहले वाला, यानी कि 1979 वाला पहले वाला जो ईरान था वो मान्यता देता था, लेकिन वर्तमान ईरान जो है मान्यता नहीं देता है। तो जब एक कंट्री ये कहता है कि हम इसराइल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे, इसराइल एक कैंसर की तरह पूरे मिडिल ईस्ट में, तो इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट को आप देखेंगे तो ये कहीं और तरह का कॉन्फ्लिक्ट है। और अमेरिका की एंट्री ने निश्चित रूप से इसको एक भयावह रूप दे दिया है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि ईरान ने जो रिएक्शन दिया, वो रिएक्शन अमेरिका के ऊपर नहीं दिया। आप देखिए, अमेरिका के 19 सैन्य अड्डे हैं पूरे गल्फ के अंदर और 40,000 के करीब सैनिक डिप्लॉयड हैं गल्फ के अंदर, लेकिन ईरान ने उसके बाद भी अमेरिका को टारगेट नहीं किया, क्योंकि जानता है ईरान कि अगर मैंने अमेरिका को टारगेट किया। निपुण जी, लेकिन ईरान की तरफ से यह भी कहा गया है ना कि हम जवाब जरूर देंगे, और अमेरिका बोल रहा है कि अगर जवाब देते हैं तो फिर इसका जवाब बुरा होगा। जवाब सुबह 10:15 बजे दे दिया। 4 बजे के करीब अमेरिका ने एक्शन लिया था। अमेरिका की बात हम देखें तो 6 घंटे के बाद ईरान ने जवाब दिया। लेकिन जवाब कहां दिया? तेल अवीव पर। जवाब कहां दिया? हाइफा पर। यानी कि इसराइल के ऊपर अटैक किए, अमेरिका के अड्डों के ऊपर अटैक नहीं किए। इंडेट ईरान जान रहा है कि मेरे पास में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं सीधा अमेरिका से फाइट कर सकूं। अमेरिका से फाइट ईरान तभी कर सकता है जब ओपनली चीन या रशिया उसके सपोर्ट में खड़े हों। रशिया चीन खड़े तो हैं, लेकिन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट मानने के लिए तैयार नहीं है। तो लिहाजा ईरान के पास और कोई विकल्प बचता नहीं है। अब सिंपल सी बात है, जब किसी देश के 6 आपके न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जिनमें से 3 को अटैक किया गया अमेरिका के द्वारा, तो इसराइल के द्वारा रिटेरेट तो करना ही करना था। तो करना कहां पर था? वो आपका इसराइल के ऊपर हुआ। तो ये बहुत क्लियर कट मैसेज है कि ईरान भी नहीं चाहता है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंशन इस वॉर का हो। एक्सपेंशन होगा तो अमेरिका और ज्यादा अगर बॉम्बिंग करेगा तो ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। लिहाजा मुझे लगता है आने वाले समय में अभी इसराइल और ईरान के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल सकता है। समझौते की मुझे गुंजाइश जो है वो तभी लगती है कि जब ईरान, रशिया, चाइना और इधर आपका जो वेस्ट ब्लॉक है वो तैयार हो और ईरान इस बात को माने कि मैं इस लिमिट से ज्यादा न्यूक्लियर फैसिलिटीज को लेकर नहीं काम करूंगा। देखिए, मुझे याद है कि अमेरिका की जो 6 दौर की बातें हुई हैं, उन दौर में जो शर्तें रखी जा रही है अमेरिका के द्वारा, उन शर्तों को ईरान मानने को तैयार नहीं है। तभी तो 6 राउंड की वार्ता हो चुकी है। तो अब तक वो जो बातचीत के टेबल पाने के लिए, और आज आपने देखा होगा बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा कि शक्ति के बिना शांति नहीं, कि शक्ति का प्रदर्शन हुआ है। तो ये जो प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन को देखते हैं कि आगे ईरान घुटने देखता है, लेकिन ईरान दिख नहीं रहा है घुटने टेकता हुआ। तो बड़ी टिपिकल सिचुएशन है। अभी हम वेट कर रहे हैं कि रशिया, चाइना की ओर से क्या रिएक्शन आता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे देश जो हैं जो ईरान का सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जबानी तौर पर। रक्षा विशेषज्ञ क्या मैं रुख करूंगा, पीसी थपलियाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीसी साहब, समझना चाहेंगे, जैसा कि निपुण जी भी कह रहे हैं कि रशिया और चाइना ईरान का सपोर्ट तो कर रहे हैं, खुल के सामने नहीं आ रहे, और भी बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज जो हैं जो ईरान का सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। एक तरफ इजराइल, अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान। तो क्या अब भारत की मध्यस्थता में पहल होने वाली है? जैसा कि हमने देखा था भारत और पाकिस्तान में अमेरिका ने मध्यस्थता की थी, सीज फायर को लेकर पहले ही ट्वीट कर दिया था ट्रंप ने, 8 बार भले ही बयान उन्होंने बदले हों। तो इस बार जब अमेरिका खुद ही युद्ध में कूद पड़ा है, तो अब क्या भारत की जवाबदारी, जिम्मेदारी बनती है, और क्या भारत अब पहले मध्यस्थता या सीज फायर के लिए पहल करेगा? थपलियाल साहब। देखो जो इस समय सिचुएशन है, ये बिल्कुल अगर इतिहास के पन्ने पलटे हम तो हमें वही इराक जैसा स्थिति इस समय नजर आ रही है कि उस समय हमें लगता था कि इराक भी न्यूक्लियर पावर बनते जा रहा है। लगता था कि सद्दाम हुसैन बहुत बड़ा ताकतवर नेता है, लेकिन जैसे ही वहां पे जो
हुसैन एक चूहा निकला, वो कहां कैसे छुपा, किस तरह से उनकी कस्टडी में गया और कोई भी देश उसको बचाने के लिए नहीं आया। लगभग यही स्थिति इस समय ईरान की दिख रही है। ईरान भी बहुत मजबूत देश लग रहा था, लेकिन स्थिति ऐसे लग रही है, भले वो मिसाइलें दाग रहा हो, ड्रोन दाग रहा हो इजराइल में, लेकिन स्थिति उसकी बहुत कमजोर है। कोई भी देश उसके साथ इस समय खड़ा नहीं हुआ, इंक्लूडिंग रशिया और चीन। केवल देखिए विडंबना, वो पाकिस्तान ने कंडेम्ड किया अमेरिका के इस एक्शन को, जो पाकिस्तान ट्रंप को शांति पुरस्कार का पैरोकारी कर रहा है, और वो भारत पाठ पढ़ा रहा है ईरान को, जिस ईरान ने तो डिफेंसिव हो रखा है और अमेरिका उस पर अटैक कर रहा है, और हम ईरान को बोल रहे हैं कि शांति करो, शांति करो। डायलॉग के माध्यम से ही हमारे लगभग 45 मिनट बात की और केवल पाठ पढ़ाया उस व्यक्ति को जिसपे की इतनी बड़ी चोट अमेरिका ने मारी है कि वो बिल्कुल ऐसा महसूस कर रहा है कि शायद उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। लेकिन अमेरिका का जो ये एक्शन था, वो इजराइल के उस एक्शन को ताकत देना था। इन्होंने पाया कि इजराइल इसके न्यूक्लियर जो स्टेशंस हैं उनको पूरी तौर से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, इसलिए अपने बम्बर जो B-2 बम्बर हैं उनका प्रयोग, B-2 बम्बर केवल विश्व में अमेरिका के पास है, बाकी उसने कभी भी किसी अन्य देश को नहीं दिए। 37 घंटे उड़ते हुए आया B-2 बम्बर और उसने जो तबाही अंडरग्राउंड जो इसका स्टेशन था न्यूक्लियर पावर का, उसको पूरी तौर से ध्वस्त कर दिया। इस आश्वासन के साथ इसको लेकर ट्रंप ने ट्वीट भी किया। यह है कि अमेरिका अगर ये भाप लेगा कि हमने पूरी तौर से जो 3 इनके न्यूक्लियर पावर के स्टेशन थे इनको पूरी तौर से खत्म कर दिया है, तो मेरे को नहीं लगता कि अमेरिका अब आगे बढ़ेगा। अमेरिका यहीं पे फुल स्टॉप लगाएगा और इजराइल और ईरान। तो क्या अमेरिका भी चाह रहे हैं दोनों तरफ से सीज फायर हो जाए? ट्रंप भी यही चाह रहे हैं। हालांकि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी यही कहा है कि ट्रंप चाहते हैं शांति वार्ता हो जाए, न्यूक्लियर वॉर तो वो भी नहीं चाहते हैं, और ईरान को भी शांति की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मतलब संकेत तो वो दे रहे हैं कि भाई शांति से सीज फायर आप लोग कर लीजिए या ईरान कर दे। ये संकेत तो स्पष्ट हो रहा है अमेरिका की तरफ से। उन्होंने अपना गोल मेट कर लिया है। उनका पर्टिकुलर गोल था कि ईरान के जो एटॉमिक पावर होने का जो एक डर रहा था पूरा विश्व कि अगर इस्लामिक कंट्री न्यूक्लियर पावर से लैस होते हैं। ठीक है थपलियाल जी, कुछ टेक्निकल इशू है, आपकी आवाज बीच बीच में से कट रही है। मैं वापस से आऊंगा आपके पास, बहुत माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, मैं वापस से आऊंगा। कुछ तकनीकी इशू है, उसे दुरुस्त करके जल्दी से वापस मैं आपके पास आता हूं। लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी साहब हमारे साथ जुड़े हुए। त्यागी साहब आपका मैं रुख करता हूं। जैसा कि थपलियाल साहब भी कह रहे थे, अमेरिका चाहता है शांति वार्ता और इससे आगे आगे नहीं बढ़ेगा अमेरिका। ट्रंप भी स्पष्ट कर चुके हैं, विदेश मंत्रालय की तरफ से भी जो प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। तो क्या ये वॉर और ज्यादा भयानक हो सकती है या फिर किसी ना किसी देश को मध्यस्थता करनी होगी, सीज फायर के लिए दोनों देशों से बात करनी होगी और ये उम्मीद भारत से जताई जा सकती है? त्यागी साहब। देखिए भारत अमेरिका नहीं है एंड मोदी जी ट्रंप नहीं है। ट्रंप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे सीज फायर करा सकता है एंड वी आर नॉट। अमेरिका ने प्रूव कर दिया है कि वो अकेला जो चौधरी है, अकेला दादा है इस दुनिया में। सीज फायर करना चाहता है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे शांति चाहता है। ठीक है, जब उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं तो वो कुछ भी कर सकता है। अभी पिछले दिनों एक डिस्कशन में मैंने पहले भी कहा था कि जहां पे अमेरिका का इजराइल का इंटरेस्ट होगा वहां पर वो उस देश को जाके बर्बाद कर देगा, जैसे इराक को किया था और अभी ईरान का नंबर है। ठीक है, तो लेकिन जहां पर उसका इंटरेस्ट नहीं होता है वहां पे वो शांति की बात करता है, जैसे भारत और पाकिस्तान के साथ उसने तुरंत सीज फायर करा दिया। लेकिन यदि ईरान उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं मानेगा
अपने को कहाँ पाते हैं। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारे ईरान के साथ भी अच्छे संबंध रहे हैं और इजराइल के साथ भी है। उधर हमने अमेरिका के साथ भी गलभैया की है और हम रशिया के भी साथ जाना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आज हमको एक बीच का रास्ता निकालना होगा। हमें वो तटस्थता की नीतियां अपनानी होगी जो हमारे देश की पुरानी सरकारें अपनाती नहीं। अच्छा, लेकिन त्यागी साहब आपसे एक बात मैं समझना चाहूंगा। उसके साथ मिलके त्यागी साहब शांति की बातें कर सकते हैं, अपना एक बिल्कुल तटस्थ रह सकते हैं। जी ठीक है त्यागी साहब, मैं एक बात आपसे समझना चाहूंगा। अमेरिका ऐसा देश है जो किसी भी विरोधी गतिविधि में हमला जरूर करता है, जवाब जरूर देता है, भले ही थोड़ा समय लग सकता है लेकिन जवाब जरूर देता है। 1979 में जिस तरीके से कुछ अमेरिकियों को ईरान में बंदी बना लिया गया था, करीब अगर मैं सही हूं तो 444 दिन उन्हें बंदी बनाया गया था। इसकी भी कहीं ना कहीं उमस, इसी की भी कहीं ना कहीं गलतफहमी और या कहें कुछ त्रुटि अमेरिका की तरफ से थी। अमेरिका इसको लेकर सही तरीके से नहीं देख रहा था। अब जबकि ये बात सामने आई कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनने की कगार में आगे बढ़ रहा है, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और अमेरिका एक से एक मिसाइल, माफ कीजिएगा, ईरान एक से एक मिसाइल डेवलप कर रहा है, तो दोनों में से कौन सी बड़ी स्थिति है अमेरिका के लिए, या इजराइल का साथ देना, दोनों में से कौन सी बड़ी स्थिति है? ईरान का न्यूक्लियर पावर डेवलप करना या जो पुराना किस्सा था वो? देखिए एज ऑफ नाउ देखो वो पुरानी 79 की बात होगी। आई डोंट थिंक कि वो आज भी उसकी कसक दिल में होगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है अमेरिका नहीं चाहता है कि विश्व में कोई भी देश उसके बराबर यानी कि न्यूक्लियर पावर बने। यदि आपको याद होगा जैसे भारत ने भी यदि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया तो छुप छुप के चलाया। हमने जो अपना टेस्ट फायर किया था वो अमेरिका से छुप के किया था। ठीक है, अमेरिका नहीं चाहता था भारत को भी, तो इसी तरह वो नहीं चाहता, क्योंकि यदि जो भी देश न्यूक्लियर पावर बन जाएगा, उसके पास न्यूक्लियर वेपन आर्सेनल्स आ जाएंगे, तो डेफिनेटली वो एक डिफरेंस बन जाएगा किसी भी देश के लिए। तो इसलिए यदि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाता है और न्यूक्लियर बॉम्ब वो तैयार कर लेता है, तो वो डेफिनेटली देयर मतलब इन पोजीशन टू गिव बिफिटिंग रिप्लाई टू इजराइल, और जो कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इजराइल को कोई जवाब दे सके, क्योंकि जी तो आज की कंडीशन में अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी कंट्री जो मिडिल ईस्ट में है या कहीं भी पूरे विश्व में आज कोई भी नया देश यदि न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है, अमेरिका नहीं चाहेगा बनना। लेकिन एक तरह से या तो अमेरिका को भी या जितने भी न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं उनको चाहिए कि अपने जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स को उसको सबको खत्म करें, न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म ही कीजिए। व्हाई एनीबॉडी शुड हैव, आइदर एवरीबॉडी शुड हैव और नोबडी शुड। ठीक है त्यागी साहब, वापस से आऊंगा आपके पास। विदेश मामलों की जानकार भी हमारे साथ अनुपम जी आपका रुख कर लेता हूं। अभी थपलियाल साहब भी कह रहे थे कि अमेरिका ये चाहता है कि शांति हो जाए, तमाम देश जो हैं आसपास वो भी चाहते हैं कि शांति हो जाए। अब लेकिन बड़ा सवाल भारत के सामने भी खड़ा हो रहा है, क्या सीज फायर की पहल भारत करने वाला है? सोनिया गांधी ने अभी एक प्रतिक्रिया दी है और सोनिया गांधी ने भी ईरान का समर्थन किया है। वो कह रही ईरान हमारा बहुत पुराना दोस्त है, आयात के तौर पर, अगर बिजनेस के तौर पर भी देखें तो भी बहुत पुराना दोस्त है ईरान हमारा। लेकिन इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर निशाना साधा है। तो क्या प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़ना चाहिए, सीज फायर की बात करना चाहिए? दोनों देशों के बीच जो जंग के हालात बने हुए हैं उस पर मध्यस्थता की अब बहुत ज्यादा जरूरत है। अनुपम जी देखिए, मैं बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका, और मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि ये मौका राजनीति का नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे विपक्षी नेता हो। इसमें हमको ये समझना पड़ेगा कि भारत का हित किसमें है। भारत का हित है कि शांति बनी रहे और भारत के साथ सबका व्यापार होता रहे और भारत एक शांति के प्रतीक के रूप में पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनाता रहे। यही भारत का हित है, तो उसके लिए भारत को प्रयास करने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। सीज फायर की अगर हम बात कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है और ये हमको मान के चलना चाहिए कि भारत हो या कोई और भी देश हो, उनके लिए भी सीज फायर करवा पाना वहां पर इतना आसान नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी किसी को पहल करनी पड़ेगी। भारत उन गिने चुने देशों में आता है जिसके आर्थिक और
सामरिक संबंध दोनों देशों के साथ है, ईरान के साथ भी है, इजराइल के साथ भी है। तो भारत ये पहल कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अनुपम जी, अगर रशिया और चाइना की अगर हम बात करें, अनुपम जी, रशिया अगर चाइना की अगर हम बात करें तो मौखिक तौर पर तो ये जरूर ईरान के साथ खड़े हुए, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहे। और भी बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज जो हैं ईरान का समर्थन जरूर कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं। तो ऐसे में भारत को बहुत उम्मीद की तरीके से देखा जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर आपको ये समझना होगा कि ये जो वर्तमान समय है, आप ये पहला युद्ध नहीं देख रहे हैं। आप इस समय पिछले 2-3 सालों में कई सारे युद्ध देख चुके हैं, चाहे अर्मीनिया अजरबैजान का युद्ध हो, रूस यूक्रेन का युद्ध हो, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, या फिर ईरान इसराइल का युद्ध हो। इससे आपको समझ में क्या आता है कि इस समय जो ग्लोबल पावर्स हैं, इस समय जो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स है, वो एक रिसेट के दौर से गुजर रही है। चीजों को रिसेट किया जा रहा है और नए सिरे से परिभाषित किया जा रहा है। हमको ये समझना पड़ेगा कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद, जब ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ था, उसके बाद से आज वो एक परिस्थिति आ चुकी है जिसमें से फिर से सारे नॉर्म्स टूटेंगे, सारी परिस्थितियां बदलेंगी और कुछ नए प्लेयर्स बाहर निकल के आएंगे। तो भारत जैसे देश के साथ जो एक लोकतंत्र है, जीवंत लोकतंत्र है, और 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का भारत की सरकार रिप्रेजेंट करती है, तो हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी बन जाती है और हमारे लिए एक मौका भी है कि हम वर्ल्ड ऑर्डर को डिक्टेट कर सके। अब इसमें समस्या ये आने वाली है कि जो पुराने लीडर्स हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे रशिया हो, या फिर कोई और देश हो, ये अपने स्थान को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तो इसके लिए हमको डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट करने पड़ेंगे अलग अलग जगहों पर। इसके लिए हमको एक अलग भूमिका दिखानी पड़ेगी अपनी अलग अलग मौकों पर। तो इसके लिए हमें काम करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जो रवैया रहा पिछले 1-2 साल में, या मैं कहूँगा रिसेंटली, वो इस तरफ जाता हुआ नहीं दिखा है। भारत इस समय थोड़ा सा आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर बहुत ज्यादा अपने विचार नहीं रखता। ये सोच समझ के रणनीतिक रूप से भी हो सकता है कि चाहे यूनाइटेड नेशंस की बैठकें हों, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल में मतदान करना हो, या फिर कोई और ऐसे फोरम्स हों, भारत वहां पर एब्सेंट रहना ज्यादा पसंद करता है आजकल, खुल करके अपनी बातें नहीं करता है। तो यहाँ पर भारत को एक ये इस एब्सेंटिज्म जो है उसको छोड़ करके और मुखर रूप से कुछ अपने विचार रखने पड़ेंगे। दुनिया की जो तमाम समस्याएं हैं उसमें अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसके बिना आप विश्व गुरु या वर्ल्ड लीडर नहीं बन सकते हैं। आपको उसके ऊपर जाना होगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको कई बार फंसाया जाएगा और आपके सामने ऐसे प्रश्न आएंगे जिससे कि आपको ये बहुत मुश्किल हो जाए कि आप इस पक्ष में रहें या उस पक्ष में रहें। तो वहीं पर आपकी डिप्लोमेसी की परीक्षा होती है कि आप इन मसलों को कैसे हल करेंगे। तो मुझे लगता है कि भारत के पास ब्यूरोक्रेट्स की एक अच्छी खासी लॉबी है, और वो लॉबी अगर सही से काम करे, बेहतर तरीके से काम करे, तो हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं। और ये समय वही है, जैसा मैं कह रहा हूँ ना, ये रिसेट का दौर है। ग्लोबल ऑर्डर को फिर से एक बार व्यवस्थित किए जाने की जो स्थिति है वो आ चुकी है। अब यहाँ पर हमको मौका भुनाना है, क्योंकि देखिए एक चीज हमको गौर करनी पड़ेगी कि अमेरिका के जो साथी हैं वो धीरे धीरे करके अपने अपोनेंट को कमजोर कर रहे हैं। रूस को कमजोर किया गया यूक्रेन वॉर में पता से, ईरान जो एक उभरता हुआ एक अपोनेंट था उसको कमजोर क्या तोड़ ही दिया जा रहा है यहाँ पर। अब अगला नंबर चाइना का है। हमको ये समझना पड़ेगा कि चाइना के साथ भी स्कर्मिश अमेरिका से शुरू होंगे और टैरिफ वॉर हो या फिर सैटेलाइट वॉर हो या तमाम तरह की चीजों पर ये दोनों देश आपको उलझते हुए दिखाई देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से ईरान की तरह अमेरिका चाइना के ऊपर हमलावर हो जाएगा, चाइना अमेरिका पर, उसमें बहुत समय है। लेकिन ये है कि ये कई सारे मौकों पर ऑलरेडी दिखाई देना शुरू हो चुका है। अब अमेरिका चाहेगा चीन के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाना, उसको काउंटर करना। तो इस परिपाटी को हमको समझना और चीन के मामले में विचार कर देना बहुत ज्यादा पहले से शुरू कर देना चाहिए। ठीक है अनुपम जी, आऊंगा वापस से आपके पास। राजेश जी का मैं रुक कर लेता हूं। राजेश जी, जैसा कि अनुपम जी जिक्र कर रहे थे, और कोल्ड वॉर के बाद बहुत सारे देशों की जो स्थिति है वो वापस से उनकी गाड़ियां जो है वो पटरी पर दौड़ना शुरू हुई थी, वैसी स्थिति वापस से ना बने। और जैसा कि हम कहते हैं कि हम बहुत जल्दी विश्व गुरु बन जाएंगे, सरकारें हमारे यहाँ की बहुत ज़्यादा बोलती हैं, नेता हमारे बोलते हैं कि अब हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो क्या ये एक बेहतरीन मौका है? क्योंकि भारत और पाकिस्तान युद्ध के बीच में जैसा अमेरिका ने सीज फायर की बात कही थी और चौधरी बनने की कोशिश कही थी, ये कहना गलत ना होगा, तो क्या अब भारत इस बात के लिए तैयार है या भारत इस जिम्मेदारी को उठाना चाहिए भारत को? देखिए, मैं राजेश जी, देखिए मैं सर आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही की बात से। जी कहिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू। कि भारत विश्व गुरु
बन सकता है या नहीं, या भारत विश्व गुरु बन गया है, उस पे आने से पहले मैं जो ये संघर्ष है इजराइल और ईरान का, देखिए एनपीटी जो समझौता है परमाणु और प्रसार संधि, वो 1968 में आया और जुलाई 1968 में ही ईरान ने उस पर सिग्नेचर किया। और IAEA जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, उसकी स्थापना 1957 में हो। हेलो जी राजेश जी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, प्लीज कंटिन्यू कीजिए, सुन पा रहे हैं। ये है जिसकी स्थापना 1957 में हुई और वो दुनिया में कहीं भी। जी राजेश जी, राजेश जी कुछ तकनीकी समस्या है, आपकी आवाज दुनिया में स्पष्ट कहीं भी तरीके से जाके नहीं आ किसी पा भी रही है। देश में, एक सेकंड में लीड लगा लेता हूं, ठीक है सर, या मुझे 1 मिनट जो है। ठीक है सर, आप अब लगा लीजिए, आप गैजेट्स लगा लीजिए, तब तक मैं निपुण जी से सवाल ले लेता हूं। निपुण जी, वही सवाल मैं आपसे भी करूंगा, वर्ल्ड वॉर स्थिति ना बने और जिस तरीके से ये सिनेरियो जो बन रहा है, जंग का जो बन रहा है, इसको लेकर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन अगर हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं तो ऐसे मामलों में क्या दखल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है भारत के लिए, और क्या प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़नी होगी? निपुण जी, विश्व गुरु का मतलब क्या है? हमने तो कभी सुपर पावर का तमगा लेने का प्रयास नहीं किया, और सुपर पावर की जो थ्योरी है उसको भारत ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। विश्व गुरु का मतलब ये है कि हम सकते हैं, मानना ना मानना तो विश्व पर निर्भर करेगा, हम तो अपने कृत्यों से कर सकते हैं। मुझे लगता है कि विश्व गुरु की जो अवधारणा है उसको ठीक समझा भी नहीं गया है। जो हम इस प्रकार की बात की कि भारत मध्यस्थता करेगा, विश्व गुरु का मतलब है जो विश्व को एक दिशा दे। अब दिशा को माने या ना माने, हम उसको कामयाब करके दिखाएं, हम अपनी डिप्लोमेसी के माध्यम से चले। और देखिए एक बड़ी टिपिकल सी बात चल रही है आजकल दुनिया में, ये नेहरू जी के समय से चल रही है कि या तो आप कोई शक्ति हो, आप कोई ताकत हो, हम नहीं ले रहे कोई स्टैंड अपना। हमारा स्टैंड अपना है, हमारा फोकस अपने नेशनल इंटरेस्ट पर है। मैं क्यों ईरान से दुश्मनी मोल, और मैं मीडिएटर क्यों बनूं? मीडिएटर बनने का कोर्स क्या क्या? ईरान से अगर हम बात कहते हैं कि ठीक है भाई ईरान, हम तुम्हारे साथ बैठ के बात कराते हैं इजराइल की, और वॉर को हम खत्म कराते जी ठीक है, अपना ठीक है, नहीं चलाएगा, इसकी गारंटी आज तो ईरान दे देगा, लेकिन क्या 2 साल बाद 10 साल देगा? ठीक है। राजेश जी सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ पा रही है आपको? ठीक है, राजेश जी सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूं। ठीक है सर, अपनी बात रखिए पहले। जी मैं सुन पा रहा हूं। मैं राजेश ये जी अपनी बात रखिए प्लीज। कहना चाह रहा था कि एनपीटी 1968 में आया और उसी समय से ईरान उसका सिग्नेटरी है। 1957 में IAEA आ गई, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जो दुनिया में कहीं भी परमाणु हथियार का निर्माण यदि किया जा रहा है तो वह जाके जांच कर सकती है। तो जब UN को और सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करती है ये IAEA, उसके बाद यदि यह कह रहे हैं हम कि ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया, तो इसका मतलब ये फेलियर सुरक्षा परिषद का है, यह फेलियर जो है UNO का है। क्योंकि ईरान के सारे परमाणु जो केंद्र हैं, संस्थान हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए ओपन है। फिर ये आरोप लगाना, पहले तो जी राजेश जी, यहीं पे संस्था यह जांच नहीं कर पाई। जी मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? जी आ रही है सर, बोलिए। हेलो जी सर बोलिए प्लीज। तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसके लिए किसी देश के परमाणु संस्थान, परमाणु केंद्र ओपन है, उसके बाद भी आप ये आरोप लगा रहे हैं उस देश पे कि उसने इनरिचमेंट कर लिया यूरेनियम को 90%। तो पहले नंबर तो
तो ये सवाल तो सबसे पहले सुरक्षा परिषद राष्ट्र पे है। इसीलिए ये अमेरिका का जो ईरान के विरुद्ध, देखिए अमेरिका एक ऐसा देश है कि अरब को यूरोप ने ही, जैसे हम घर में जब एक तरबूज आता है ना, तो बच्चों के बीच जो है झगड़े ना हो, इसी के लिए बराबर पीसेज में बांटे जाते हैं। आज अरब वर्ल्ड जिस तरह से पीसेज में बटे हुए, ये भी यूरोप का ही किया हुआ है। तो ऐसे में बार यूरोप का लीडर अमेरिका है, तो ये लगातार कोशिश कर रहा है अमेरिका कि अरब जगत में उसकी जो कंट्रोल है, जो उसका मोनोपोली है, वो बना रहे। उसके लिए अलग अलग समय में अलग अलग देश टारगेट बनते रहे। इस बार ईरान पे का जो अटैक है, अब जैसे ईरान हुतियों को समर्थन देता है, या हिजबुल्लाह को देता है, या हमास को देता है, तो ये दो देशों के बीच का विवाद था, इजराइल और ईरान का। यदि अमेरिका इस नाम पे आ रहा है कि उसने यूरेनियम को इतना इनरिच कर लिया, मोर देन 90%, जिससे वो की परमाणु बम बना सकता है, तो ये सवाल अमेरिका पे भी है कि आप संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे मजबूत स्थिति में बैठे हैं, सुरक्षा परिषद के आप अपने को जो है कंट्रोलर बताते हैं, आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, फिर ये ऐसा कैसे हो गया? तो ये भी सवाल है। तो आपका दूसरा जो मूल सवाल था, जिसका मैंने उत्तर देने से पहले यह बोला कि भारत विश्व गुरु है। देखिए, ये जो विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट है, वर्ल्ड डिप्लोमेसी अलग चीज है, और अपने देश में ये विश्व गुरु किसने कहा हमें? हमारे देश के अंदर ही विश्व गुरु का नारा लग गया। हमारा नेतृत्व जो है, हमारी सरकार, कोई भी देश का जो स्ट्रेंथ है, एक देश जो 150 करोड़ का देश हो, जिसमें 150 मिलियन लोग रहते हो, और वह 5 ट्रिलियन से नीचे की इकोनॉमी हो, और वह देश विश्व गुरु हो जाए, तो ये तो हंसी के अलावा कुछ नहीं है ना। मतलब ये है कि हम सपने देखना चाहते हैं। हम तो सपने देख रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय रूप से बड़ी भूमिका निभाएंगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय रूप से बड़ी भूमिका नहीं निभा सकता। और आप देखिए कि जब सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सीट ऑफर किया गया था, जो हमने नहीं लिया और बाद में चीन को दिया गया, शायद भारत ने ही चीन का नाम सुझाया था। इसको लेके खैर अलग अलग मत है। तो चीन सुरक्षा परिषद में जो परमानेंट मेंबरशिप है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के किसी भी हिस्से में यदि कोई देश किसी की क्षेत्रीयता का, किसी के सॉवरेनिटी का उल्लंघन कर रहा है, तो सुरक्षा परिषद आगे आएगी और ऐसा करने से रोकेगी। क्या भारत, यदि सुरक्षा परिषद में हम अस्थायी, मान लीजिए हमें सदस्यता दे दी जाए, और यूक्रेन पे जो है रूस आक्रमण कर रखा है, क्या सुरक्षा परिषद में हम इसके मामले में रूस के विरुद्ध जाके सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव रखने की स्थिति में? हम क्या अमेरिका के विरुद्ध कोई प्रस्ताव रखने की स्थिति में? तो ये कि सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। हमें जो है विश्व गुरु भारत बन गया है, भारत का विश्व में डंका बज रहा है, ये इस तरह की जो ये मतलब कि बहुत इतनी हल्की बात है कि मुझे लगता है इस पे प्रतिक्रिया देते हुए मुझे अच्छा नहीं लगा। चलिए ठीक है, इस तरह की सोच ठीक है राजेश जी, ठीक नहीं। मैं रुक करूंगा अनुपम जी का बहुत महत्वपूर्ण जवाब मैं उनसे लूंगा, लेकिन उससे पहले निपुण जी मुस्कुरा रहे थे राजेश जी की बात पर, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, राजेश जी कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया। आप देखिए 1950 का एक स्वतंत्र, एक संविधान बनाने वाला देश, 47 में आजाद हुआ देश, अगर आज चौथे नंबर की इकोनॉमी बना है और दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पावर के साथ में है, अमेरिका से आप कंपेयर करेंगे, अमेरिका 1776 फाइनली 1789 में वो आजाद हुआ, और तब से लेकर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसका दमखम दुनिया के सामने निकल कर आया। तो कोई देश अगर 150 सालों में दुनिया के सामने चमकता है और हर एक देश 70 साल में चमकने लग जाता है, उसको आप नहीं मान रहे हैं। और आप क्यों इस विश्व गुरु को सुपर पावर के कॉन्सेप्ट से जोड़ रहे हैं? सुपर पावर होता है एक तरीके से दादागिरी, पैसे और सेना के दम पर, उसको सुपर पावर कहा जाता है, जो इन्फ्लुएंस बनाता है अपनी ताकत के दम पर। भारत अपने विचारों के दम पर, अपनी संस्कृति के दम पर, अपनी क्षमता के दम पर अपना प्रभाव डालेगा और विश्व को मार्ग देगा। ये विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं विश्व गुरु के कॉन्सेप्ट को समझने में कहीं ना कहीं चूक हो रही है। शायद उस तरह की डेफिनेशन को
तो अच्छे तक आप समझेंगे उस विश्व गुरु के कॉन्सेप्ट को, तो बस कि भारत बिल्कुल एक मैसेज दे रहा है, भारत ने पहले से दिया है। वो पीएम मोदी ने जो ये कहा कि भारत ने युद्ध नहीं बुद्ध दिया है, तो शांति का मसीहा हमने दिया है, हमने बुद्ध दिए, महावीर दिए, गांधी दिए, सुभाष चंद्र बोस दिए, सब हमने दिए। तो दुनिया में, विश्व में जो मैसेज, उस स्टेप्स आप देखिए। ठीक है निपुण जी, विश्व गुरु की परिभाषा अलग तरीके से आप दे रहे हैं। अनुपम जी का रुख करता हूं। अनुपम जी, ये दोनों देशों के बीच में जिस तरीके से स्थितियां खराब चल रही हैं, अमेरिका ने भी अब हस्तक्षेप कर दिया है। शांति की बात भले ही वो कह रहा हो, लेकिन अगर हम अपने लॉस की बात करें तो क्या हिंदुस्तान को भी बहुत सारे परिप्रेक्ष्य में लॉस हो सकता है? दोनों देश हमारे मित्र हैं, चाहे ईरान की बात कर लूं या इजराइल की बात कर लूं, दोनों देशों से हमारे पुराने संबंध हैं, आयात निर्यात होता है, व्यापारिक संबंध भी हैं, वैश्विक स्तर पर भी हमारे संबंध हैं। तो ऐसे में क्या हमें भी काफी स्तरों पर लॉस हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर लॉस हो सकता है। आप देखें, ईरान से हम तेल का व्यापार करते हैं और ईरान हमको दुनिया के स्तर से सस्ता तेल देता है। हमारी 40% से ज्यादा जरूरतें ईरान के साथ पूरी होती हैं एनर्जी की। दूसरी चीज, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, चाबहार बंदरगाह हम ईरान में ही है, जिसको हम उसके साथ मिलकर डेवलप करना चाहते हैं। तीसरी एक और बड़ी बात है कि भारत सरकार एक ये सपना देख रही है कि एक चाइना के सीपीईसी के बराबर का या उससे बेहतर कॉरिडोर बने, जो ईरान से चाबहार बंदरगाह से लेकर के यूरोप को जोड़े और उसमें भारत का भी भूमिका बहुत जबरदस्त रहे। तो एक भविष्य को देखते हुए ईरान भारत के लिए बहुत जरूरी है। और एक चीज, अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी के मामले पर हमारा सबसे बड़ा साझेदार बन के उभरा है। हम चाहे हथियारों की बात करें, चाहे मिसाइलों की बात करें या तमाम नई टेक्नोलॉजी की बात करें, एआई की बात करें, इजराइल के साथ हमारा व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा है। तो इन दोनों देशों की हमें जरूरत है और हमको इनकी भी जरूरत है। तो अगर ये आपस में टकरा जाते हैं तो निश्चित तौर पर भारत का आर्थिक रूप से भी नुकसान होगा, सामरिक रूप से भी नुकसान होगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि सीपेक कॉरिडोर के बराबर में अगर हम एक बड़ा कॉरिडोर बना रहे हैं अपने लिए, इस युद्ध की वजह से वो खटाई में पड़ जाएगा और हमारी जो भविष्य की रणनीति है वो चाइना के सामने कमजोर पड़ जाएगी। तो हमारे कई मोर्चों पर नुकसान है और यही वजह है कि भारत को एग्रेसिव भूमिका निभानी चाहिए इनका झगड़ा शांत कराने में। भारत के पास जो भी ताकत है, भारत के पास जो भी अपना अंतर्राष्ट्रीय फोरम में से है कहना, उसको बार बार करना चाहिए और उसके ऊपर बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले कहा था ना, अब एब्सेंटिज्म से काम नहीं चलेगा। आप अंतर्राष्ट्रीय मसलों में अनुपस्थित रह करके अपना सपोर्ट या अपना विरोध नहीं दिखा सकते हैं। आपको एक नई लाइन खींचनी पड़ेगी और इसके ऊपर भारत सरकार को, भारत की डिप्लोमेसी को जबरदस्त तरीके से काम। और इसके अलावा देखिए, समुद्री और बंदरगाहों के जो रास्ते हैं वहां पर भी खतरा बढ़ जाएगा, तो शायद आयात निर्यात में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। स्टेट ऑफ होमरुज बहुत बड़ी जगह है जिसके ऊपर अब ये युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। स्टेट ऑफ होमरुज से जो तेल का निर्यात और आयात होता है, जो व्यापार होता है पूरे विश्व को, न सिर्फ भारत को, उसके ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। और अगर स्टेट ऑफ होमरुज को ईरान बंद करता है तो आप ये मान के चलिए दुनिया में कच्चे तेल की कीमत कम से कम दोगुनी हो जाएगी। $150 पर बैरल के हिसाब से वो शायद बिकने लग जाए, ऐसी एक आशंका जताई जा रही है। यानी कि दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी, भारत में महंगाई बढ़ेगी और जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो एक बार फिर से मंदी की तरफ लौट जाएगी। ईरान के पास एक बहुत बड़ा हथियार है और थैंक गॉड अभी तक उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो ईरान उसका इस्तेमाल कर सकता है। और उसके बाद आप देखें, न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में एक मंदी का दौर आने की पूरी संभावना है। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए भारत जैसे देशों को एक्टिव होना पड़ेगा और यहाँ पर किसी तरह से सीज फायर के लिए दोनों मुल्कों से बात करनी पड़ेगी, चाहे उसके लिए हमारी डिप्लोमेसी को एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़े। ठीक है अनुपम जी, और अमरदीप जी की तरफ मैं रुख करता हूं। त्यागी साहब, आपसे समझना चाहूंगा मैं, जिस तरीके से अमेरिका लगातार ये कह रहा था और जैसा कि आप भी कह रहे थे कि अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि कोई भी देश हो वो न्यूक्लियर पावर बने। ईरान ने पहले तस्दीक की कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहा है, लेकिन जो अमेरिका को सैटेलाइट प्रोजेक्ट के जरिए जो इमेजेस मिली थी उससे स्पष्ट हो रहा था कि कुछ ना कुछ गतिविधि तो हो रही है। भले ही ईरान की तरफ से उसने अपनी मिसाइल जो है, ईमान मिसाइल जो तैनात कर रखी है, लेकिन क्या इसका असर भी युद्ध में होने वाला है? देखिए, अमेरिका तो देखो अपनी मर्जी से चलता है। देखो, इराक में भी उसने कहा था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अवेलेबल है, और जब उसने इराक को बर्बाद कर दिया, सद्दाम हुसैन को गन को खत्म कर दिया और वहां से कुछ भी नहीं मिला। इट कैन हैपन इन ईरान ऑल्सो और इट कैन हैपन एनीवेयर, बट अमेरिका की अपनी दादागिरी है, अपनी बदमाशी है, वो ये करता रहेगा। अब देखिए,
अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं। जब उसको जिसका दिल करता है उसको अपनी गोदी में बैठा लेता है। एक जमाने में ईरान को भी सपोर्ट किया, ईरान और इजराइल के अच्छे संबंध भी रहे, आज भी खराब है। कभी पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठा लेता है, कभी पाकिस्तान को यूज करके तो जहां फायदा मिलता है, जहां फायदा दिखता है वहां जो कर लेता है। ऑब्वियसली अमेरिका पे विश्वास नहीं किया जा सकता। अब जैसे अभी अनुपम जी बोल रहे थे कि हमारा इजराइल पे डिपेंडेंसी, ईरान पे डिपेंडेंसी, देखिए इजराइल पे हमारी डिपेंडेंसी किस चीज की है? वेपन्स की। वेपन्स तो हमने खुद बनाने शुरू कर दिए हैं। उसके अलावा वेपन का हमारा रशिया बड़ा पार्टनर है। देखिए इजराइल के साथ हम, इजराइल ऐसा बहुत कुछ प्रोडक्शन नहीं करता है, ठीक है कुछ करता है, लेकिन वो डिपेंडेंट है अमेरिका पे। लेकिन रशिया इंडिपेंडेंट है एंड वी आर 1-to-1 विद रशिया। तो कहने का तात्पर्य कि इजराइल के साथ हमारा बहुत डिपेंडेंसी नहीं है। यस, ईरान के साथ हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी है, दैट इज ऑफ पेट्रोलियम। अब रही लेकिन त्यागी साहब देखिए संबंध तो हैं, अभी तक तो नहीं, इजराइल के साथ हमारे संबंध तो अच्छे हैं। इजराइल और इंडिया के संबंध नहीं थे फॉर सम रीजन। एवरीबॉडी नोज कि फॉर व्हाट रीजन हम इजराइल के साथ गए हैं। और उससे हमने क्या किया, अपने संबंध जो है रशिया से थोड़े हमारे जो जितने बढ़िया संबंध हमारे होते थे आज उतने बढ़िया नहीं है। हमारा उससे व्यापार भी घटा है। तो उसी तरह हमारा जो आपस में यू कैन से जो दोस्ती थी या प्रेम था, जो एक दूसरे के लिए कंट्रीब्यूशन था, वो भी घटा है। लेकिन इंडिया को आज की तारीख में बिल्कुल सोचना पड़ेगा कि उसके रिलायबल जो पार्टनर कौन है और किन के साथ हम कितना बिजनेस कर सकते हैं। वो हम यदि ठीक से करेंगे, डिप्लोमेटिकली चलेंगे, तो हम इससे जो युद्ध की विभीषिका है उससे बचे भी रहेंगे और हमारे व्यापार पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। देखो जब लड़ाई होती है पूरा, अभी क्योंकि इतने सारे देश लड़ाई में हैं, तो डेफिनेटली जो है दिक्कतें आएगी, व्यापारों की दिक्कत आएगी, सारी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इंडिया इज एट सच ए लोकेशन, हमारा ऐसी सिचुएशन है कि हम तटस्थ रह के अपना आराम से इसको देख सकते हैं। लेकिन हमारी आज भी इतनी पोजीशन नहीं है कि हम इनको जाकर रोक दें। देखिए उसके लिए अमेरिका होना पड़ेगा, हमें अमेरिका जैसी इकोनॉमी बनना पड़ेगा, अमेरिका जैसे वेपन्स होने पड़ेंगे और अमेरिका नीति अपनानी पड़ेगी कि जब मर्जी किसी को पीट दो, जब मर्जी किसी पर चढ़ाई कर दो, तभी हमारी बात सुनेंगे। देखिए भारत और पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर हुआ, विद इन 3 days ट्रंप ने सीज फायर बोल दिया। क्या ये पोजीशन हमारी है? क्या हमारे प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि मैंने अमेरिका और ईरान की या ईरान और इजराइल की मैंने सीज फायर बोल दिया और सीज फायर हो गया? मतलब हम एक शब्द निकाल भी नहीं सकते मुंह से। तो उसके लिए हमें बहुत ताकतवर होना होगा, तभी ये संभव होगा कि हम लोगों की मध्यस्थता करें। लेकिन त्यागी साहब ऐसी स्थितियों में तो समय और ज्यादा लग जाएगा, और जो अभी सिनेरियो है ऐसी स्थिति में भारत को तत्काल निर्णय लेने की जरूरत भी है। कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेश जी, ये देखिए, राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राजेश जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मैं ये कहना चाह कि जी आवाज आ रही है जी प्लीज। मेरा कहना यह है कि अमेरिका का कोई भी देश दोस्त तभी तक हो सकता है जब फॉरेन पॉलिसी की समझ में यह बात क्लियर हो जाता है। और दूसरा, यदि आप अमेरिका के साथ दोस्ती और इजराइल के साथ आप संबंध खराब, साथ भी दोस्ती नहीं बन सकती। आप देखिए अगर भारत और इजराइल के बीच के जो संबंध हैं, वो दोनों के बीच के जो संबंध, जैसे जैसे हमारा इजराइल के साथ संबंध अच्छा हुआ, हमने इजराइल के साथ अपने संबंध बेहतर किए, वैसे वैसे अमेरिका के साथ भी हमारा संबंध बेहतर हुआ। क्योंकि आप जिस भी कारण से, आर्थिक कारण से और अमेरिका के अंदर जिस तरह से जूइश लोगों का वहां के पूरे सिस्टम में जिस तरह का इन्फ्लुएंस है, उसमें अमेरिकन पॉलिसी में ये बात रहेगी। वो ट्रेंड ये है कि अब आप किसी एक देश के साथ संबंध बेहतर करके आप जो है काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि पहले एक देश अगर कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसके 10 अच्छे प्रोडक्ट के साथ
10 एवरेज प्रोडक्ट भी और 10 बिलो एवरेज प्रोडक्ट भी बिकते थे। लेकिन अब आप देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन में हर देश जो है स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। वैसे में आपको ईरान के साथ भी संबंध रखना है, रूस के साथ भी रखना है, यूक्रेन के साथ भी रखना है, अमेरिका के साथ भी रखना है। में जो है भारत जैसे देश के लिए जो है हमारी जो स्टैंड है उसमें हमें दोनों के बीच हम समझौते की दिशा में जो भी कर सकते हैं वो करें। वो कितना प्रभावशाली होगा ये देखा जाएगा, लेकिन हम दोनों देशों के बीच समझौता कराने में यदि कोई भूमिका निभा सकते हैं, यही भारत की सार्थकता है। हम किसी एक के साथ खुल के नहीं जा सकते। सोनिया गांधी जी का भी त्यागी साहब कह रहे हैं कि हमें राजेश जी, ईरान का देखिए इस बात के लिए समर्थन त्यागी करना साहब चाहिए। कह रहे हैं कि इससे अगर हमें सहमत ऐसा नहीं हुआ करना जाए। है, जिस तरीके से स्पष्ट तौर पर ट्रंप ने कहा था कि दोनों देशों के बीच में हमने सीज फायर करा दिया है, भारत पाकिस्तान युद्ध की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन क्या उस तरीके से प्रधानमंत्री स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं? उसके लिए हमें ताकतवर बनना होगा, ये त्यागी साहब कह रहे हैं। अब मैं रुक कर लेता हूं, एक और रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है राजेश जी, समय मेरे पास थोड़ा कम है। थपलियाल जी का मैं रुक कर लेता हूं। थपलियाल साहब, पूरी बात आप सुन रहे थे, त्यागी साहब भी यही स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर हमें दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करनी है, सीज फायर की बात करनी है डंके की चोट में, जैसे कि ट्रंप ने किया था, और आधिकारिक बयान से पहले ही ट्रंप का ट्वीट भी सामने आ गया था। अभी हम किस स्थिति में खड़े हैं? क्या हम उतने ताकतवर हैं कि हम स्पष्ट तौर पर ये कह सकें कि या तो हम सीज फायर करा देंगे या सीज फायर दोनों देश करें? क्या हम स्थिति में हैं? थपलियाल साहब, देखो, इस समय हमारी जो विदेश नीति है थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, डिरेल हो रही है। इसमें अभी भी ईरान के मामले में हमारे विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट डिफर। और दूसरी ओर अगर हम अपने इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम गुटनिरपेक्ष देशों के नेता थे एक बार, और किस तरह से हमारी हनक, जबकि हम मिलिट्री तौर से उतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन विजनरी लीडरशिप बहुत बड़ा रोल करती है इसमें। जिस तरह से आज अमेरिका हमें ब्लैकमेल कर रहा है, जिस तरह हमारे लोगों को सागिल बांध के जिस तरह से उसने बेइज्जत करके हमारे लोगों को भेजा है वहां से, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। और जिस तरह से वो पाकिस्तान को, जिसको हम आतंकवादी देश कहते हैं, उसको सिर में बिठाकर उसको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे रहा है। तो इस मामले में भारत सरकार को एक्शन मोड में आने की जरूरत है थपलियाल साहब। बहुत जबरदस्त विजनरी। हमने विभिन्न राजनीतिक दलों को, लोगों को बाहर भी भेजा, लेकिन उसमें भी हमें बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली। और इजराइल के साथ जो हमारी हॉबनॉबिंग है, इजराइल बहुत छोटा देश है, लेकिन उसके माध्यम से जो पेगासस हमने ली है, उस पेगासस को हमने किस तरह मिसयूज किया है दुनिया जानती है। ये बड़ा चिंतनीय विषय है। हमारी राजनीति कहीं ना कहीं विश्वसनीयता खोती जा रही है। ये बहुत देश, इतने बड़े विशालकाय देश का बहुत बड़ा अपमानित होकर हम पूरे ठीक है थपलियाल साहब, देखिए प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत तो की है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से, लेकिन सोनिया गांधी जो सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़नी होगी, ये कब होता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बात कर रहे थे इजराइल ईरान में हो रहे प्रचंड वॉर की। अमेरिका की मध्यस्थता हो चुकी है इस जंग में, अमेरिका इजराइल के साथ है, लेकिन भारत की जवाबदारी क्या है? क्या भारत दोनों देशों के बीच में सीज फायर की पहल करेगा? सोनिया गांधी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए, क्या ये चुप्पी बहुत जल्दी टूटने वाली है? इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्त में छुपे हुए हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा कि इन सवालों के जवाब कब मिलेंगे। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।